गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 52 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए हैं और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों यानी कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा या रिएक्टर यथावत काम करता रहेगा? देखिए, चेन प्रक्रिया समय से बाहर सीमा से बाहर चली जाएगी। ठीक है, बी है इसका आंसर। अगर हम कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं करेंगे, नियंत्रक छड़ों का उपयोग नहीं करेंगे, और नियंत्रक छड़ें कौन सी होती हैं वो अलग से एग्जाम में पूछा था, कैडमियम की छड़ें। तो यदि नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ों यानी कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो नाभिकीय प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी तथा उससे उत्पन्न ऊर्जा की विपुल मात्रा जो है विध्वंस का कारण बन सकती है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ों का नियंत्रक छड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है। अलग से प्रश्न पूछे गए कई बार। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत का पहला परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है तारापुर। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर मुंबई में स्थापित किया गया। तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन का निर्माण जो है अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रॉनिक द्वारा किया गया था और तारापुर संयंत्र द्वारा देश में सबसे कम लागत की गैर हाइड्रो बिजली सप्लाई की जाती है। नंबर 3 पर आ जाइए। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड नेम क्या था? क्या था इसका आधिकारिक कोड नेम? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1976 को किया था। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कोड का नाम दिया गया था। नंबर 4 पर आ जाइए। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक बल्ब जो है दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश की द्वीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती। दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। देखिए, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर तो करेगी निर्भर। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो इसमें सही हो जाएगा ये वाला, कम प्रकाश वाले बल्ब में अधिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी जो अधिक प्रकाश दे रहा है वो ऊर्जा मतलब बिजली ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। तो देखिए, अधिक विद्युत ऊर्जा का क्षय करने वाले बल्ब अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा। अधिक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस वाला बल्ब कम विद्युत ऊर्जा का क्षय करेगा तथा कम प्रकाश उत्पन्न करेगा। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी वैक्यूम में यानी निर्वात में? तो वो तो साउंड वेव है, ध्वनि तरंगें। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात या शून्य में या वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती और यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो सकता, इसलिए वहां 2 व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ें नहीं सुन सकते। वायुमंडल ही नहीं है वहां पर। नंबर 6 पर आ जाइए। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गर्मी का मौसम है, हवा इतनी गर्म है, ठीक है, बिल्कुल नमी है ही नहीं। आपने कपड़े सुखाए, अगर आपको रात में भी कपड़े सुखाने हैं, ठीक है, मतलब गीले हैं, इनके अंदर नमी है, तो तुरंत रात में भी जो है हवा इतनी गर्म रहती है गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में, कि जल्दी से 1-2 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं। और सर्दियों में 2-2 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वैसे ही मॉइस्चर है हवा में, वायु में। ठीक है, तो एकदम गर्म हवा जैसे आएगी, यहाँ नमी देगी, सारी नमी निकाल लेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता तापमान में वायुमंडल की आर्द्रता और तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है और हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी यानी आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। और एक मौसम वो भी रहता है जब बरसात पड़ने लगती है, जुलाई अगस्त वाला, उसमें भी नमी आर्द्रता खूब रहती है वायु में। गर्मी भी रहती है और ह्यूमिडिटी रहती है, उसमें भी कपड़े जो है समय लगाते हैं सूखने में गर्मी की अपेक्षा।
7वां प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होगी तो कहाँ से ओस बनेगी। ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है। ठीक है, उसमें ठंडी लंबी रातें होनी चाहिए, वायु जो है वो मंद गति से बहनी चाहिए, ये सब स्टेटमेंट बनाकर पूछती है। तो तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं बनती क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। नंबर 8 पर आ जाइए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई यानी जो इसका व्यास है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपरिवर्तित रहेगा, अप्रभावित रहेगा क्या, नहीं, वो भी बढ़ता है। तो शीशे की छड़ को भाप में रखने पर इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई यानी व्यास में भी वृद्धि होती है। नंबर 9 पर आ जाइए, संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तो केवल केवल गैस और द्रव में ही हो सकता है। तो सी है इसका आंसर, जहाँ जहाँ ठोस है उसको हटा दीजिए। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रव और गैस में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। 10वां प्रश्न है, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा अभिसारी लेंस की भांति, अपसारी लेंस की भांति, कांच की समतल चादर की भांति या दर्पण की भांति। बताइए, इन तीनों में से एक आंसर, डी को एलिमिनेट कर देते हैं हम। क्या है इसका, कांच की समतल चादर की भांति। तो समान फोकस दूरी के अभिसारी और अपसारी लेंस को एक साथ सटाकर रखने पर वे कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिससे दोनों लेंसों के युग्म प्रतिफल शून्य हो जाता है और यह समतल प्लेट की तरह काम करता है। फिजिक्स का टर्म है, थोड़ा सा क्लिष्ट लगे तो। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच में दिखाई देता है। इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग, ग्रीन कलर। तो इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक है, 3 और ये 3 हरा हो गया बीच में। ट्रैफिक सिग्नल में जो लाल प्रकाश है प्रयुक्त होता है, क्यों होता है। आंखों को ठंडक प्रदान करता है, गलत। सुंदर होता है, गलत। यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, मतलब वेवलेंथ होती है, वो सर्वाधिक होती है, यही सही है पहला। बड़ा पूछा गया है प्रश्न एग्जाम में। तो लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो सबसे अधिक होती है, जबकि वॉयलेट कलर यानी बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। देखिए, चूंकि प्रकीर्णन जो है तरंग दैर्ध्य के विक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है और यह दूर से अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब प्रकीर्णन मतलब फैलना, सबसे कम फैलता है ये, इसमें दूर से ही एक बिल्कुल पॉइंट बिंदु की तरह दिखाई देता है, इसलिए खतरे के जो सिग्नल है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं वेवलेंथ के कारण। 13वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कौन करता है। पौधे तो दृश्य भाग से करते हैं उसके, तो ये तो होगा नहीं वृक्ष। बताइए, फंगस या इसका आंसर है बैक्टीरिया। ये वायरस लिखा है, वायरस। देखिए, इसका उत्तर है बैक्टीरिया। ठीक है, फंगस मतलब कवक में थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, बैक्टीरिया है इसका उत्तर, बैक्टीरिया। तो गहरे समुद्र में 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नंबर 14 पर आ जाइए, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा। सबसे कम विचलित तो लाल रंग ही होगा। तो निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है, अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच या शीशे में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग जो है वो सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा और इस कारण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद रंग में उपस्थित विभिन्न रंगों में से
लाल रंग सबसे कम विचलित होगा और बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होगा। इसकी वेवलेंथ अधिक है, इसकी कम है। 15वां प्रश्न है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें कोई वस्तु है वो दिखाई क्यों दे रही है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर रही है, इसलिए दिखाई दे रही है। अगर ये सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करेगी तो सफ़ेद दिखाई देगी, लाल को करेगी तो लाल दिखाई देगी, ठीक है। और किसी भी रंग को ये परावर्तित नहीं करेगी तो काली दिखाई देगी, ठीक है। आसपास हमारे अंधेरा तो दिखाई नहीं देगी, तो ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसलिए हरी दिखाई देती है। तो हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषक वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसी कारण पत्तियां जो हैं वो हरी दिखाई देती हैं। नंबर 16 पर आ जाइए। खगोलीय दूरदर्शी यानी स्पेस टेलीस्कोप से बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, स्पेस टेलीस्कोप से अगर हम किसी प्रतिबिंब को देखेंगे तो वो बड़ा दिखाई देगा हमको, ठीक है, बहुत दूर है लेकिन बड़ा दिखाई देगा। छोटा को एलिमिनेट कर दीजिए और काल्पनिक दिखाई देगा वो, ठीक है, काल्पनिक दिखाई देगा, वास्तविक दिखाई नहीं देगा, काल्पनिक और बड़ा दिखाई देगा। तो खगोलीय दूरदर्शी यानी स्पेस टेलीस्कोप में बना अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। और हाल ही में नासा का जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप चर्चा में है। उन्होंने स्थापित किया है उसको टाइम ट्रैवल के लिए। नंबर 17 पर आ जाइए। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया। पृष्ठ तनाव। तो किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है और पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अर्थात वर्षा की बूंदें जो हैं वो गोलाकार दिखाई देते हैं। नंबर 18 पर आ जाइए। जब किसी साबुन के बुलबुले का अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होगा? त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या घट जाएगी, बुलबुले का लोप हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लोप तो नहीं होगा, इनमें से एक आंसर पक्का है, ए या बी में से। साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है, तो बुलबुले को अवशोषित किए जाने से यह फैलेगा और त्रिज्या बढ़ जाएगी। नंबर 19 पर आ जाइए। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार में क्या परिवर्तन होगा? उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत रहेगा या चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा? देखिए, जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, बढ़। तो जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन जो है बढ़ जाता है। नंबर 20 पर आ जाइए। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी डेंसिटी उसका घनत्व पानी के घनत्व से मतलब ऊपर अधिक होता है, नीचे कम होता है, और उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। देखिए, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि जो उसका घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए अधिक होगा तो कहाँ तैरेगा। तो मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। तो इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं रिपीटेड जो बहुत सारे एग्जाम में कई कई बार पूछे गए, खुद यूपी पीसीएस ने कई बार पूछे, ठीक है, दूसरे एग्जाम में पूछे। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं, अलग से तो उनकी टेस्ट सीरीज चली रही है और इस टेस्ट से भी वो प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसमें जो यूपी वाले प्रश्न होते हैं उनको छोड़ दिया कीजिए। धन्यवाद।